हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज ये ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 का वीडियो है। इस वीडियो में हम समरूपता इस पार्ट का प्रश्न संग्रह 1.3 का भाग 2 देखेंगे, जो कि पिछले वीडियो में अधूरा रह गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरा नहीं हो पाया था। ये जो वीडियो है ये समरूपता इस पार्ट का 6वां वीडियो है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संग्रह 1.3 का ये जो पहला, दूसरा और तीसरा सवाल है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने कर लिया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे के जो सवाल है इस टॉपिक्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग चौथे सवाल से जो आखिरी सवाल है आपका वहाँ तक देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको चौथा सवाल जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया वो ये है कि त्रिभुज ABC में AP जो है वो BC पे लंब है। ठीक है, AP जो है वो BC पर लंब है और BQ जो है वो AC पर लंब है। ठीक है, और BPC, ठीक है, आप देखिए यहाँ पे BPC एक रेखीय है। ठीक है, और AQC ये भी एक रेखीय है। तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज CPA और त्रिभुज CQB ये आपस में समरूप है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो CPA और CPB, CPA इस त्रिभुज को, ठीक है, यहाँ पे जो मैं माउस से दिखा रहा हूँ, इस त्रिभुज को आपको समरूप रूप दिखाना है। ठीक है, CPA यहाँ पे है आपका ये, ठीक है, ये रहा आपका CPA और CQB, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं CQB, ये रहा आपका दूसरा त्रिभुज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, एक कोण आपको बराबर है और यहाँ पे सामान्य कोण C है। ठीक है, वो इस त्रिभुज के लिए जो मैंने नीले कलर में बनाया है उसके लिए भी C जो हो, अगर 30 डिग्री है तो इस त्रिभुज के लिए भी C 30 डिग्री होगा। तो दो कोण है, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। कौन से कसौटी से? को कसौटी से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसी को हम यहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ पे दिया है त्रिभुज CPA और त्रिभुज CQB में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो त्रिभुज CPA और CQB में, ठीक है, पहला तो है एंगल CPA और एंगल CQB, कोण जो है CPA और CQB, ठीक है, CPA और CQB ये जो दोनों कोण है ये दोनों 90 अंश का है, इसीलिए प्रत्येक कोण 90 अंश होने के कारण CPA और CQB, ठीक है, CPA ये है 90 डिग्री, ठीक है, CQB ये है 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों जो कोण है आपस में सर्वांगसम है। ठीक है, उसके बाद एंगल ACP और एंगल BCQ, एंगल ACP ये जो कोण है, ठीक है, और BCQ वापस से यही कोण। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है BC और Q, ठीक है, वापस वही कोण, दोनों ही त्रिभुज का सामान्य कोण है वो। ठीक है, ये सामान्य कोण है, इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। कौन से कसौटी से? समरूपता की को कसौटी से। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों समरूप है तो इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या क्या दिया गया है? AP और BQ दिया गया है, BC दिया गया है और AC ढूंढना है। ठीक है, तो जो जो दिया गया है वही हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आपको AP दिया गया ना, तो यहाँ पे आप AP लोगे, तो AP तीसरा और दूसरा, तो यहाँ पे AP लिया तो क्या आएगा? BQ। तो AP अनुपात BQ जो है वो किसको बराबर होगा? देखो AP लिया तो BQ अपने आप आ गया। अब BC लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे है BC आखिरी और पहला, तो यहाँ पे पहले हम क्या लेंगे? AC, क्योंकि पहला त्रिभुज हमारा CPA है, तो AC बटे BC आएगा। ठीक है, AC लिया तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? BC, पहला आखिरी और पहला। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों है कि दोनों त्रिभुज समरूप है, इसीलिए उनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो ये समानुपात होंगी। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समानुपात होता है। ठीक है, इसीलिए अब AP आपको 7 दिया गया है, BQ जो है वो 8 दिया है, AC जो है वो आपको ढूंढना है और BC जो है वो 12 है। ठीक है, यहाँ पे जो क्या कहते हैं 12 है वो यहाँ पे भाग हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको दूसरी तरफ लेता हूँ तो 7 से गुणा होगा। ठीक है, और 8 जो है वो भाग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे AC बराबर क्या आ गया? 7 गुणे 12 बटे 8। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों 4 के पहाड़े से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो 7 तिरिक 21 बटे 2, 21 बटे 2 कितना होता है स्टूडेंट्स? 10.5। ठीक है, तो AC का मान कितना आ गया? 10.5। जो आपको ढूंढने को कहा गया था और जो सिद्ध करने को कहा गया था वो हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, पांचवा सवाल अब देखते हैं। पांचवा सवाल आपको क्या दिया गया है कि संलग्न आकृति में चतुर्भुज PQRS
एक समलंब चतुर्भुज है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको पी क्यू आर एस, यह समलंब चतुर्भुज है जिसमें भुजा पी क्यू जो है वो भुजा एस आर को समांतर है। पी क्यू जो है वो एस आर को समांतर है, दिख रहा है आपको आकृति के अनुसार, ठीक है। ए आर जो है वो ए पी का 5 गुना है, मतलब ए आर बड़ा है, कितना बड़ा है, ए पी से 5 गुना बड़ा है। देखो डायग्राम में ए आर कहाँ पे, ये जो ए आर है वो ए पी का 5 गुना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ए एस जो है वो ए क्यू का 5 गुना है, देखो ए एस कहाँ पे, ये वाला जो है, ये वाला जो भुजा है वो ए क्यू का 5 गुना है। आपको क्या सिद्ध करने का कहा गया है कि सिद्ध करो कि एस आर जो है वो भी पी क्यू का 5 गुना होगा, ठीक है। एस आर जो है वो भी पी क्यू का 5 गुना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या क्या दिया गया है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। आपको क्या क्या दिया गया है, देखो यहाँ पे ए आर जो है वो ए पी का 5 गुना है, ठीक है। तो ए आर कहाँ पे स्टूडेंट्स, ये वाली भुजा, और ए पी कहाँ पे है, ये वाली भुजा, ठीक है। और यहाँ पे ए एस जो है वो ए क्यू का 5 गुना है, ए एस कहाँ पे है, ये वाली भुजा, ठीक है। और ए क्यू कहाँ पे है, ये वाली भुजा, ठीक है। और क्या कह रहा है कि एस आर जो है वो पी क्यू के 5 गुना है, ये भी सिद्ध करो, यानी पी क्यू मतलब ये भुजा और एस आर मतलब ये भुजा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर अब मैं ये भुजा और ये भुजा लेता हूँ, मतलब यहाँ पे एक त्रिभुज तैयार हो रहा है ए एस आर, ठीक है। इस तरीके से एक त्रिभुज तैयार हो रहा है, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ए पी क्यू, ये वाले त्रिभुज है। अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दूं, तो अगर दो भुजाओं का अनुपात 1/5 है तो बाकी तीसरे भुजा का अनुपात भी उतना ही होना चाहिए। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे ये त्रिभुज जो है ए पी क्यू और त्रिभुज ए आर एस, ये दोनों को समरूप बताना है। अब समरूप बताने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़, अगर कोण है तो दो ही कोणों की ज़रूरत है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर भुजा है तो आप दो भुजा और एक कोण की सहायता से दिखा सकते हो। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भुजा पी क्यू जो है एस आर को समांतर है तथा क्यू एस इसकी तिर्यक रेखा है। पी क्यू जो है वो एस आर को समांतर है और इस बार इसकी जो तिर्यक रेखा है वो क्यू एस है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ऐसा है तो, ठीक है, अगर ऐसा है तो पी क्यू जो है वो ए आर एस को समांतर है और इसकी तिर्यक रेखा क्यू एस है। तो यहाँ पे ये जो कोण है, ठीक है, वो इस कोण को बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब कोण एस क्यू पी, ठीक है, या तो मैं इसको पी क्यू एस बोलूँ, ठीक है। तो कोण पी क्यू एस ये किसको बराबर होगा, आर एस क्यू, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण है, एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण के प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा, पी क्यू एस जो है, ठीक है, पी क्यू एस और आर एस क्यू ये दोनों सर्वांग सम है। पी क्यू एस, ठीक है, मतलब ये कोण, और आर एस क्यू मतलब ये कोण, ये दोनों एक दूसरे को सर्वांग सम होगा, ठीक है। अब क्या होगा, एंगल पी क्यू ए और एंगल आर एस है, ठीक है, पी क्यू ए, मतलब मैं पी क्यू एस को पी क्यू ए लिख सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक रेखीय है, ये सीधी लाइन है, ठीक है, ये सीधी लाइन है, इसीलिए मैं जो ये कोण मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक था उसको मैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, उसको मैं सिर्फ और सिर्फ यहीं तक रख सकता हूँ, पी क्यू ए तक, क्योंकि अभी भी उसी कोण की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा था पी क्यू एस के जगह पे मैं पी क्यू ए लिख सकता हूँ, क्योंकि वो एक रेखीय, क्यू एस एक रेखीय, और आर एस क्यू के जगह पे आर एस ए लिख सकता हूँ, ठीक है। आर एस क्यू के जगह पे मैं आर एस ए लिख सकता हूँ, ठीक है, वही कोण की बात हो रही है, यही कोण है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक कोण यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो त्रिभुज पी क्यू ए और त्रिभुज आर एस ए में, ठीक है, पी क्यू ए और आर एस ए में, ये दोनों त्रिभुज में, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज में एंगल पी क्यू और आर एस ए सर्वांग सम है। एक में हमने दिखा दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि पी क्यू ए और आर एस ए सर्वांग सम है, तो इसी का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे लिखा है, डायरेक्ट दिखा है कि एंगल पी क्यू और एंगल आर एस ए सर्वांग सम है, क्योंकि उसको मैंने एक से दिखा दिया है कि ये दोनों आपस में बराबर है। दूसरा अगर आप ध्यान दोगे तो इन दोनों त्रिभुज में ये जो कोण बन रहा है और यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है, ये कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पी ए क्यू, ठीक है, पी ए क्यू ये जो कोण है वो किसको बराबर होगा, आर ए एस के बराबर होगा, ठीक है। तो पी ए क्यू और आर एस एक दूसरे को सर्वांग सम है, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। अब आपने क्या किया, दो कोणों की जोड़ी को बराबर दिखा दी, इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। कैसे, समरूपता की कोको कसौटी से। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात होगा वो भी बराबर होगा। इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा स्टूडेंट्स, पी क्यू अनुपात एस आर होगा, ठीक है। और इनकी भुजाओं का अनुपात हम लेते कहाँ से, ठीक है, इनकी भुजाओं का अनुपात देखो, अगर मैं पी क्यू लेता हूँ तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, आर एस लेना पड़ेगा, तो
पी क्यू बटे एस आर लिख दिया, ठीक है। क्यू ए लूँगा तो उसके जगह पे क्या लेना पड़ेगा, ऐसे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ए एस ए क्यू, क्यू ए मतलब ए क्यू, मैं क्यू ए को ए क्यू भी ले सकता हूँ, तो ए क्यू लूँगा तो उसके नीचे क्या लेगा, ए एस, ठीक है। और ए पी लूँगा तो क्या हो जाएगा, ए आर, इसकी संगत भुजा ए आर है, ठीक है। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात सर्वांगसम होता है या तो बराबर होता है, तो तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब हमको दिया क्या गया था कि ए आर जो है वो 5 AP है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमें यहाँ पे दिया गया है कि ए आर जो है वो 5 AP है, तो अब मैं उसका इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। अब ए आर बराबर 5 AP है और ठीक है, ठीक है। तो 3 का जो मान है यहाँ पे, इसको मैंने दे दिया समीकरण 3 और यहाँ पे समीकरण ये 2 है। 3 का जो मान है ए आर 5 AP है, वो मैं इसमें इसका मान रख देता हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे ए आर है वहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 5 AP, क्योंकि ए आर जो है वो 5 AP के बराबर है। तो जहाँ पे ए आर है वहाँ पे मैंने लिख दिया 5 AP। अभी AP AP कट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। AP AP कट जाएगा तो वहाँ पर आपको क्या बचेगा, आपको यहाँ पे 1/5 बचेगा, ठीक है। तो मतलब पी क्यू बटे एस आर और ए क्यू बटे ए एस, ये 1/5 है, ठीक है। तो मुझे क्या यहाँ पे दिखाना था स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पे क्या दिखाना था कि एस आर जो है वो भी पी क्यू के 5 गुने के बराबर है। तो जिसमें एस आर और पी क्यू होगा, अब उसका अनुपात 1:5 के बराबर हो गया, ठीक है। तो पी क्यू बटे एस आर 1:5 हो गया। अब ये 5 पी क्यू से गुणा होगा और एस आर 1 से गुणा होगा, 5 पी क्यू से गुणा होगा तो 5 पी क्यू हो जाएगा और एस आर 1 से गुणा होगा तो एस आर हो जाएगा। तो एस आर बराबर 5 पी क्यू, इस तरीके से हमने सिद्ध किया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका वैकल्पिक विधि भी है। दूसरी विधि क्या है, हम क्या करेंगे, जो दिया है उसी से हल करेंगे। दिया क्या है कि ए आर जो है वो 5 AP के बराबर है, तो अगर ये 5 यहीं रखो और AP जो गुणा हो रहा है 5 से, अगर मैं इसको दूसरी तरफ लाऊं तो वो यहाँ पे भाग होगा, तो ए आर बटे AP कितना हो जाएगा, 5/1, ठीक है। इसी तरीके से जो आपको ए एस बराबर 5 AQ दिया गया है, अगर AQ को यहाँ पे लाऊं तो क्या होगा, ए एस बटे AQ, तो वो हो जाएगा 5/1, ठीक है। अब क्या होगा, त्रिभुज आर एस त्रिभुज पी ए क्यू में हम लोग को ए आर बटे ए पी, यहाँ पे जो ए आर बटे ए पी है वो ए एस बटे ए क्यू के बराबर है, क्योंकि दोनों 5/1 है, ठीक है। और एंगल आर एस और पी ए क्यू, ठीक है, ये आर ए एस, ये वाला जो कोड है वो पी ए क्यू के बराबर है। शीर्षाभिमुख कोड हमने वहाँ पे भी देखा था, ठीक है। इसीलिए दोनों त्रिभुज जो है वो आपस में समरूप है। कौन से कसौटी से, भू को भू, ठीक है, भुजा कोण और भुजा, ठीक है। यहाँ पे दिया ना, 2 भुजा हमने लिया और 1 कोण लिया है, तो दोनों त्रिभुज समरूपता की को भू, ठीक है, भू को भू कसौटी से समरूप है। इसीलिए इनका जो अनुपात होगा भुजाओं का वो भी बराबर होगा। अब हमें क्या दिया है, ए आर बटे ए पी दिया है, तो हम उसको ले लेते हैं। ए आर लेंगे तो उसके नीचे ए पी लेंगे, और हमें सिद्ध क्या करना था, एस आर और पी क्यू, तो हम यहाँ से एस आर और पी क्यू लेंगे। एस आर लिया तो पी क्यू लेंगे, हम क्यू पी लेंगे उसके नीचे, ठीक है। अब ए आर बटे ए पी, यहाँ पे 1 में आपने दिखाया वो 5/1 के बराबर है, तो 1 से हम क्या रख देंगे कि ए आर बटे ए पी जो 5/1 होगा, इसीलिए एस आर बटे क्यू पी वो भी 5/1 हो गया। क्यू पी 5 से गुणा होगा तो 5 क्यू पी हो जाएगा, तो एस आर बराबर 5 क्यू पी। तो आपके पास 2 रास्ता है, दोनों में से किसी एक रास्ते से आप कर सकते हो। स्टूडेंट्स, ये जो रास्ता है, जो दूसरा रास्ता था, ये जो रास्ता है ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, तो आप दोनों में से किसी एक रास्ते पे जा सकते हो, ठीक है। अब समलंब चतुर्भुज ABCD में भुजा AB जो है वो DC को समांतर है। विकर्ण AC तथा विकर्ण BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि AB 20, DC 6, OB 15, OD का मान ज्ञात करो, आपको कहा गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ये समलंब चतुर्भुज है और AB जो है वो CD को समांतर है, तो जो जो दिया गया है पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि AB जो है वो 20 है, ठीक है। ए बी मतलब ये पूरा, ये आपको दी गई है, ए बी जो है वो 20 है, ठीक है। DC 6 दिया गया है, मतलब ये भुजा दिया गया है 6। ओ बी आपको 15 दिया गया है, ओ बी मतलब आपको ये दिया गया है, ठीक है। ये भुजा आपको दी गई है 15, ठीक है। और ओ डी दी गई है, ओ डी आपको दी गई है 6। ओ डी का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारी जानकारी दी गई है। अगर मैं ओ ए जोड़ देता हूँ और ओ सी जोड़ देता हूँ, तो यहाँ पे 2 त्रिभुज बन गई, ओ सी डी और ओ ए बी, ये 2 त्रिभुज बन गए। अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप बता दूं और इनकी भुजाओं का अनुपात लूँ, जिनमें से 3 भुजाओं का अनुपात दिया है, तो मैं चौथे भुजा का इसमें से आंसर ला सकता हूं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ए बी डी सी ओ बी ओ डी यही दोनों त्रिभुज में है। देखो यहाँ पे सी डी है, ओ बी है, यहाँ पे ओ बी है, ए बी है, सी डी है, ठीक है। तो ये जो 4 चीज़ हम लोग को 3 चीज़ दी गई और चौथी चीज़ पूछी गई, वो ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है। तो हम काम क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज को समरूप बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे कि ए बी जो है वो डी सी को समांतर है, ए बी जो है वो डी सी को समांतर है और रेखा डी बी इसकी तिर्यक रेखा है, ठीक है, डी बी इसकी तिर्यक रेखा है। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा अगर ऐसा है तो यहाँ पे एकांतर कोण बनेगा, ठीक है, यहाँ पे ये जो कोण है वो इस कोण को बराबर होगा। तो यहाँ पे कोण सी डी बी जो है वो कोण ए बी डी को बराबर होगा, ठीक है, सी डी बी, यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है सी डी बी, ठीक है, ये कोण किसको बराबर होगा, ये कोण ए, ठीक है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है ए बी डी इस कोण को बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कोण और यहाँ पे ये कोण, ये दोनों एकांतर कोण है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सी डी बी जो है वो एंगल ए बी डी को बराबर होगा। अब जो हमने सी डी बी लिखा है, सी डी बी लिखा है, उसको हम कहाँ तक सीमित रखेंगे, उसको हम सी डी ओ रखेंगे, ठीक है, और ये जो था ए बी जो हमने डी तक रखा था उसको हम कहाँ तक रखेंगे, ओ तक ही रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सी डी बी के जगह पे सी डी ओ रखेंगे और ए बी डी के जगह पे ए बी ओ रखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जब हमें ये दोनों त्रिभुज को समरूप बताना होगा तो सी डी हम बी नहीं लिख सकते, क्योंकि बी जो है वो इस छोटे से त्रिभुज के बाहर है, ठीक है, और जब हमें ये त्रिभुज में ए बी डी दिखाना होगा तो हम यहाँ पे डी नहीं दिखा सकते, क्योंकि त्रिभुज ए बी ओ में यहाँ पे डी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए हमने क्या किया उसको छोटा कर दिया, ठीक है। बात कोण वही है, ठीक है, कोण जो था आपका वही है, सी डी बी के जगह पे मैंने क्या कर दिया सी डी ओ, क्योंकि ये जो रेखा है वो एक रेखीय है, और ए बी डी के जगह पे मैंने क्या कर दिया ए बी ओ ले लिया, क्योंकि वो एक रेखीय है और मेरे को यहीं तक के कोण की ज़रूरत है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, ये एक रेखीय है, ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक लिख दिया, इसको एक समीकरण एक दे दी, तो सी ओ डी और ए ओ बी, ठीक है, त्रिभुज सी ओ डी और ए ओ बी, ये दोनों त्रिभुज में सी डी ओ और ए बी ओ बराबर है, सी डी ओ और ए बी ओ बराबर है, हमने दिखा दिया यहाँ पे सी डी ओ और ए बी ओ, ये दोनों एकांतर कोण बराबर है। सी ओ डी और ए ओ बी, सी ओ डी और ए ओ बी, ये दोनों कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे सी ओ डी ये जो कोण है, ठीक है, और यहाँ पे ए ओ बी ये जो कोण है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज में मैंने दो कोण बता दिया, ठीक है, तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, कौन से कसौटी से, समरूपता की कोको कसौटी से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद क्या होगा, अगर ये दोनों समरूपता के कोको कसौटी से बराबर है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसके भुजाओं का अनुपात ले सकता हूँ। मुझे कौन कौन सा भुजा यहाँ पे दिया गया है, ओ बी दिया गया है, ए बी दिया गया है और डी सी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले ओ डी जो मुझे ढूंढना है वो उसका अनुपात लूँगा, यहाँ पे है ओ डी का अनुपात, ठीक है। अगर ओ डी लेता हूँ तो मैं उसके नीचे क्या लूँगा स्टूडेंट्स, उसके नीचे ओ बी लूँगा। आप यहाँ पे देखिए ओ डी बटे ओ बी, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ओ डी और ओ बी आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे ओ डी और ओ बी, देखो यहाँ पे ओ डी हमें ढूंढना था, ओ बी आ गया। अब ए बी और डी सी लाना है, ठीक है, यहाँ पे ए बी लाना है, ए बी मतलब पहला और तीसरा, तो हम यहाँ क्या लेंगे, सी डी लेंगे, तो डी सी बटे ए बी, ठीक है। तो ये दोनों जो भुजाओं का अनुपात होगा बराबर होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समानुपात होता है, ठीक है। अब ओ डी जो हमें ढूंढना है वो ऐसे ही रखेंगे, ओ बी आपको 15 दिया गया है, डी सी जो है वो 6 है और ए बी आपका 20 है। जब 15 जो भाग हो रहा है यहाँ आएगा तो 6 से गुणा होगा, ठीक है, और 20 से भाग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको काटेंगे, ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 चौक 12, ठीक है, सॉरी 2 टेंजा 2 10 20, ठीक है, 2 3जा, ठीक है। अब ये दोनों 5 से कटेगा, 5 तिरिक 15 और यहाँ पे 5 दूनी 10, ठीक है। अब ये 3 3जा 9 होगा, 9 बटे 2, 9 बटे 2 कितना होता है स्टूडेंट्स, 4.5, 4.5 मतलब 4.5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 7वां सवाल करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका 7वां सवाल है वो क्या दिया गया कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, भुजा बी सी पर ई कोई एक बिंदु है तथा रेख डी या रेख ए बी को बिंदु टी पर प्रतिच्छेदित करती है, तो सिद्ध कीजिए कि डी बी और सी टी ये दोनों एक दूसरे को बराबर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें सिद्ध क्या करना है कि डी गुणे टी, ठीक है, डी गुणे बी और सी गुणे टी बराबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ पे बी को ऐसे ही रखूँ तो ये डी जो जाएगा यहाँ पे सी बटे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा सी बटे डी, और जो टी यहाँ पे गुणा हो रहा है अगर मैं इसको दूसरी पक्ष लेता हूँ तो बी बटे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। मतलब ये क्या है, भुजाओं का अनुपात बी बटे टी जो होगा वो सी बटे डी के बराबर होगा। और ऐसे भुजाओं का अनुपात कब आता है, जब आप दो त्रिभुजों को समरूप बताओगे। और कौन से दो त्रिभुजों को समरूप बताओगे, जिनमें बी डी सी और टी होगा। देख लेते हैं कि इसमें बी, ठीक है,
तो डी देखना है हम लोग को, डी कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद बी देखना, बी कौन सी भुजा है, ये है। सी देखना है, सी हमारी ये भुजा है। और उसके बाद टी देखना है ये रहा आपका टी, ठीक है, ये वाली भुजा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भुजाओं में अगर ये भुजा है और ये भुजा है, ठीक है, और यहाँ पे ये भुजा है और ये भुजा है, इन भुजाओं में अगर मैं बी टी डालता हूँ और यहाँ पे डी सी डालता हूँ तो मुझे दो त्रिभुज मिल रहा है। मतलब मुझे ये त्रिभुज जो आपको दिख रहा है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज अगर मैं समरूप दिखा दूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये दोनों त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात भी समानुपात होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे वही करेंगे। तो चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज है, तो इनकी सम्मुख भुजाएं जो होती है और सम्मुख कोण होती है वो सर्वांगसम होती है और सम्मुख भुजाएं जो होती है वो समांतर होती है। तो यहाँ पे कोण A जो होगा वो कोण C को बराबर होगा, ठीक है, वो दिया गया है। अर्थात कोण A सर्वांगसम होगा DCE को, है ना, C के बजाय मैं, ठीक है, सम्मुख कोण जो होता है सर्वांगसम होता है तो DCE लिख सकता हूँ C के बजाय, ठीक है। तो रेख AD जो है वो रेख BC को समांतर है, ठीक है। ये जो रेख AB है वो DC को समांतर है। इसका मतलब यहाँ पे जो AD है वो BC को भी समांतर होगा, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है। अब एंगल A जो है वो TBE को सर्वांगसम होगा, एंगल A जो है वो TBE को सर्वांगसम होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे यहाँ पे तो AD जो है वो BC को समांतर है, ठीक है। यहाँ पे ये जो रेखा है वो BC को समांतर है और अगर मैं तिर्यक रेखा इसको लेता हूँ तो यहाँ पे ये जो कोण होगा वो इसको बराबर होगा, ठीक है। कोण A जो होगा वो TBE को बराबर होगा, वो हमने दिखा दिया, कोण A जो है वो TBE को बराबर है, ठीक है। और कोण A जो है वो C को ही बराबर है। इसका मतलब कोण A जो था, ये जो कोण था वो किसको बराबर था, DCE को, इस कोण को भी बराबर था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कोण A जो है वो TBE को भी बराबर है और कोण A जो है वो DCE को भी बराबर है। इसका मतलब ये जिसको भी बराबर होगा, ये जो कोण है वो इसको भी बराबर है और इसको भी बराबर है, मतलब ये दोनों भी एक दूसरे से बराबर है। मतलब कोण TBE जो है वो कोण DCE को बराबर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वही लिखा है, ठीक है। एक तथा दो से, एक में आपने दिखाया कि कोण A जो है वो DCE को बराबर है और दो में आपने दिखाया कि कोण A जो है वो TBE को बराबर है। मतलब एक तथा दो से DCE और TBE ये दोनों भी एक दूसरे को बराबर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। DCE और TBE ये जो कोण है, ये कोण और ये कोण, ये दोनों एक दूसरे को बराबर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक तथा दो से DCE और TBE बराबर है। अब हमें क्या करना है, बस हमें एक कोण मिल गया, दूसरे कोण शीर्षाभिमुख कोण का हेल्प लेकर के दोनों त्रिभुज को समरूप बताना है। तो यहाँ पे त्रिभुज DCE और TEB में एंगल DCE और कोण TBE, ठीक है, DCE और TBE जो आपने पहले सर्वांगसम बता दिया उसी को यहाँ पे लिखेंगे 3 से, आपने 3 में दिखा दिया था, ठीक है। और DEC और TEB, ठीक है, DEC ये जो कोण है और TEB ये जो कोण है ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे DEC और TEB शीर्षाभिमुख कोण है, तो दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप है। कौन से, समरूपता की कोको कसौटी के आधार पर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपात में होगी, तो मैं कौन सी भुजाओं को लूँगा जिनमें D और B मिले, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने D लिया, ठीक है। अगर पहला दूसरा D लूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, उसकी संगत भुजा T लेना पड़ेगी, ठीक है, DT आ गया। अब क्या चाहिए स्टूडेंट्स, C चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो CE तीसरा और दूसरा लूँगा तो यहाँ पे तीसरा और दूसरा B होगा, तो C/B। अभी जो B यहाँ पे भाग हो रहा है वो अगर मैं दूसरी तरफ लेता हूँ तो D से गुणा होगा और जो T यहाँ पे भाग हो रहा है वो यहाँ दूसरी तरफ लेता हूँ तो C से गुणा होगा। तो आंसर हमें जो चाहिए था वो मिल गया। अब D गुणे B जो है वो C गुणे T के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। 8वां सवाल है, संलग्न आकृति में AC तथा रेख BD परस्पर बिंदु B पर प्रतिच्छेदित करते हैं। AP/CP BP/DP को बराबर हो तो सिद्ध करो कि एंगल ABP और CDP सर्वांगसम है। बहुत ही सिंपल सवाल है। यहाँ पे आपको AP/CP का जो अनुपात है वो BP/PD के अनुपात के बराबर है। आपको दोनों को समरूप बताना है, तो दो भुजाओं का अनुपात बराबर दिया है। अगर मैं शीर्षाभिमुख कोण बराबर दिखा दूं तो ये भू कसौटी से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। बस यहाँ पे वही किया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो कि त्रिभुज ABP और CDP में ये जो भुजाओं का अनुपात दिया था वो हमने लिख दिया दत्त, ठीक है। अब हमने कोण दिखाना है APB और CPD, ठीक है। तो APB यहाँ पे कहाँ पे,
पी मतलब ये वाला कोड, और सी पी डी मतलब ये वाला कोड। ये दोनों जो कोड है, ये दोनों कैसे कोड है? शीर्षा विमुख कोड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ए पी डी और सी पी डी शीर्षा विमुख कोड है, इसलिए दोनों त्रिभुज जो है वो आपस में समरूप होगा। समरूपता की भू को भू, भुजा कोण भुजा, इस कसौटी के आधार पर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 9वां सवाल, संलग्न आकृति में ट्रायंगल ABC में बिंदु D या भुजा BC पर इस प्रकार है कि एंगल BAC और ADC बराबर है। ठीक है, BAC और ADC ये जो दोनों कोण है, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है कि CA का जो वर्ग होगा वो CB गुणे CD के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक काम करते हैं, आपको क्या सिद्ध करना है? CA का वर्ग। CA का वर्ग कब होगा? जब CA, ठीक है, जब CA से गुणा होगा। ठीक है, जब CA से गुणा होगा तभी तो उसका वर्ग होगा। ठीक है, तो CA को अलग कर दो तो CA गुणे CA हमें क्या मिलेगा? CB गुणे CD। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें इस तरीके से गुणा मिल गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ? अब मैं यहाँ से CA को यहाँ से हटाता हूँ, तो ये CA को यहाँ पर लेकर जाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे CB मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CB बटे CA, और ये CD को यहाँ से अगर मैं हटाता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो CA बटे CD। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा अनुपात हमें कब मिलेगा स्टूडेंट्स? ऐसा अनुपात हमें कब मिलता है? जब हम दो त्रिभुजों को समरूप बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऐसे दो त्रिभुजों को समरूप बताना है जिसमें CA 2 बार आए। CA ऐसे कौन से त्रिभुज में जो CA 2 बार आ रहा है? ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, एक तो त्रिभुज ABC इसको लेता हूँ तो यहाँ पे CA आ रहा है, AC जो कि CA है। ठीक है, दूसरा त्रिभुज ADC, अगर मैं ADC ये त्रिभुज लेता हूँ तो भी इसमें CA आ रहा है। मतलब हम दो त्रिभुज ऐसे लेंगे जिनमें CA आए। ठीक है, तो CDA और CAB, ठीक है, CDA इस त्रिभुज में और CBA इस त्रिभुज में कोण ADC और कोण BAC ये सर्वांगसम है, ये आपको दिया गया है। ADC और BAC सर्वांगसम है, ये आपको दिया है। ठीक है, यहाँ पे ADC ये कोण और BAC ये दोनों कोण था, आपस में सर्वांगसम दिया था। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे इस त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में जो कोण C है वही इस त्रिभुज में भी है। मतलब कोण जो C है वो सामान्य कोण है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे कि कोण C जो है वो कोण C को सर्वांगसम है, क्योंकि ये सामान्य कोण है। इसलिए त्रिभुज CD और CAB ये जो त्रिभुज था वो आपस में समरूप है। कैसे? समरूपता की कोको कसौटी के आधार पर। ठीक है, अगर ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपात में होंगी। इसका मतलब CA बटे CA लिया पहला और तीसरा लिया, तो यहाँ पे हम CB लेंगे। CA बटे CB जो है वो किसको बराबर होगा? यहाँ पे हमें फिर CA चाहिए, तो CA जो है यहाँ पे CD लेने के बाद आएगा, तो CD बटे CA के बराबर होगा। ठीक है, अब ये जो CA है भाग हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो CA से गुणा होगा, और जो CB है वो भाग हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो CD से गुणा होगा। CA गुणे CA क्या हो जाएगा? CA का वर्ग, और CD गुणे CB क्या हो जाएगा? वो इसी तरीके से रहेगा। तो जो हमें साध्य करना था वो हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका जो प्रश्न संग्रह 1.3 था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम प्रश्न संग्रह 1.4 देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद रखता हूँ कि आपको जितने भी सवाल बताए गए इस वीडियो में वो आपको सब समझे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रश्न संग्रह 1.4 देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।